नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक। हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 के लिए घटना चक्र टोह सीरीज की श्रृंखला चला रहे हैं दोस्तों, जिसमें हम लोग साथ साथ प्रैक्टिस सेट लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होगा दोस्तों, इसको हम आज कवर करेंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा में ले जाएंगे। और दोस्तों, इस सेशन की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक से ले लीजिएगा। वहाँ पे हम आपको 5 प्रैक्टिस सेट कराने के बाद 5 प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपने प्रैक्टिस सेट को लगाते हैं। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक युग दोस्तों, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा सी, ताम्रपाषाण युद्ध को। जैसा आपने देखा होगा दोस्तों, मैं इसके लिए हल्की सी आपको ट्रिक बताऊं। जैसे ये चालकोलिथिक, ये एक चालको से रिलेटेड इसकी जो हमारा तांबा होता है ना, उसका एक और होता है चिल्कोपाइराइट करके तांबे की ओर होती है। ये उसी से लिया गया वर्ड है, क्योंकि ये ताम्र युग था। ताम्र युग से दोस्तों रेफरेंस क्या है, इनको युग इसीलिए कहा गया कि जिस युग में सबसे पहले पाषाण मीन्स पत्थर की खोज हुई तो उसको पाषाण युग कह दिया गया। तांबे की खोज हुई तो उसको ताम्र युग कह दिया गया। जब किसी आयरन की खोज हुई जिस युग में, उसको आयरन एज कह दिया गया। इस तरीके से इनको एज को डिवाइड किया गया है उनकी डिस्कवरी के आधार पर। इसीलिए इनको युग लगा के, कभी आप कंफ्यूज रहिए किस तरीके के युग लगा के इस तरीके से क्यों बताया गया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नंबर 2 पे। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हर्षचरित किसने लिखी थी दोस्तों? इसका आंसर होगा बाणभट्ट। आप लोग को पता है दोस्तों, हर्षचरित जो थे, हर्षवर्धन जो राजा थे, उनके जो दरबारी थे वो बाणभट्ट थे। और इन्होंने ही अपने राजा को खुश करने के लिए हर्षचरित, इसमें हर्षवर्धन के ही दान और वो प्रयाग और कन्नौज में जाके 5 वर्ष में दान दिया करते थे, उन सब के बारे में बताया है। और अब हर्ष पे देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि पैट में पुस्तकें का भी एक टॉपिक है। हर्षवर्धन ने 3 पुस्तकें लिखी थी, रत्नावली और एक नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये तीनों पुस्तक हर्षवर्धन जी ने लिखी थी। अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? ये दोस्तों, अब इसका आंसर आप देखिए। इसका आंसर होगा दोस्तों अफगानों ने। दोस्तों, अफगान जो अहमद शाह अब्दाली थे, अहमद शाह अब्दाली जो एक आक्रमणकारी थे विदेशी, और भारत में आक्रमण करते थे। अफगानी थे ये लोग, अफगानी मूल गए थे। मतलब ये जो अफगान वाली कंट्री का एरिया है, ये वहाँ से आते थे। और वहाँ उन्होंने ही 1761 में मराठों पर आक्रमण किया था दोस्तों। इसकी भी वजह थी, क्योंकि जब 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली के जो सुल्तान थे उनको हराया था, तो उनके वहाँ पे अपने वजीर वहाँ पे वो बैठा के गए थे। तो ये मराठा जो राजा थे, रघुराम राजा, तो वहाँ के वो थे पेशवा, उन्होंने आके उस वजीर को भगा दिया था। तो इस बात का पता वहाँ पे चल गया, तो उससे बदला लेने के लिए ही इन्होंने मराठों पर आक्रमण किया था। आप थोड़ी अगर पृष्ठभूमि, इसका बैकग्राउंड थोड़ा समझ लेंगे तो आपको इसको याद रखने में थोड़ा आसानी रहेगी, क्योंकि इससे क्वेश्चन दोबारा से भी कुछ और उठ के बन सकता है। मैं इसीलिए थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताते हुए चलती हूँ। अब नेक्स्ट पे आते हैं। 1857 की जो रिवोल्ट हुई थी, क्रांति हुई थी, सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? ये दोस्तों बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, तो सभी लोग जानते होंगे। आंसर होगा मेरठ। 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति हुई थी, और जो मेरठ की जो बटालियन थी पूरी की पूरी ने ही विद्रोह कर दिया था। और फिर वो अगले दिन दिल्ली चली गई थी, और दिल्ली के जो राजा थे उस समय, मोहम्मद शाह रंगीला, उनको बहादुर शाह जफर द्वितीय जो थे, उनको अपना राजा घोषित कर दिया था। अब चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन 5 पे। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने चालू किया था? इसका आंसर होगा दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स।
वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस्तेमारी बंदोबस्त, जैसे दोस्तों ये इस तरीके का एक व्यवस्था थी जिनसे एक कर वसूलने की एक व्यवस्था थी, सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स ने चलाई थी। उसके बाद जो आया था 1772 से 84 तक वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल था। और उसके बाद जो आए थे उसके अस्थाई बंदोबस्त, आपने सुना होगा अस्थाई बंदोबस्त, वो कॉर्नवालिस ने चलाई थी। और उसके बाद जस्ट बाद में अस्थाई बंदोबस्त चलाया गया था। उसके पहले की व्यवस्था थी इस्तेमारी बंदोबस्त जो वॉरेन हेस्टिंग्स ने चलाई थी। नेक्स्ट पे आते हैं, अरे सॉरी दोस्तों एक सेकंड, 6 क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से कौन महापुरुष जागृति का जनक कहलाता है। कौन महापुरुष जागृति का जनक कहलाता है दोस्तों? इसका आंसर होगा बी, राजा राम मोहन राय। क्योंकि सबसे पहले जो रेनेसा हुआ था वो सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने, बताइए आप लोग कब इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? चलो मैं बता रही हूँ, 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इनका जन्म कलकत्ता में होता है, कलकत्ता में ही इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अब चल 7th क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? आई थिंक दोस्तों ये क्वेश्चन लेखपाल में जो भी रिसेंट में जो लेखपाल का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, सविनय आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? आप इसका आंसर देखिए बी, दांडी से। उन्होंने दांडी से सविनय आंदोलन प्रारंभ किया था। और अपने जो ये गुजरात में उनका जो आश्रम था वहाँ से उन्होंने उसको शुरुआत किया था। और फिर वहाँ पे नमक कानून तोड़ा था दांडी में जाके। 340 किलोमीटर की उन्होंने यात्रा की थी। वो 78 लोग उनकी यात्रा में गए थे दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा, क्या पता हाँ से इनके आसपास से ही क्वेश्चन बन जाए, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। साबरमती आश्रम से उन्होंने स्टार्ट किया था और दांडी गए थे वो 341, नौसारी ज़िले में था दोस्तों ये दांडी, गुजरात का एक नौसारी ज़िला था। अब चलते हैं 8 पे क्वेश्चन। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का संगठित किसने, मतलब अभिनव भारत को किसने संगठित किया था 1904 में दोस्तों? ये दोस्त इसमें अच्छा किया गया था, इसमें लोकेशन पूछा है दोस्तों, ये हुआ था दोस्तों महाराष्ट्र में। ये दोस्तों अभिनव भारत एक मित्र मेला 1899 में दोस्तों एक मित्र मेला नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। मतलब वो इस तरीके का ही था, एक जो गतिविधि थी उन दिनों में, थोड़ा कहीं मारपीट करने वाली, अंग्रेज़ों को भगाने वाली जो गतिविधि थी उनका एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था एक 1899 में। उसको वो बनाया था दोस्तों वीडी सावरकर ने। और फिर 1904 में उसी को दूसरा नाम दे दिया गया था जिसे कहा गया था अभिनव भारत। दोस्तों मैं इसलिए बता रही हूँ कभी उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, उसका ही नाम अभिनव भारत कर दिया गया था। तो इसकी स्थापना जो की थी वीडी सावरकर ने की थी, आप इसको याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? किसने कहा था बताइए दोस्तों, किसने कहा था दोस्तों? ये कहा था दोस्तों देश नायक, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? बताइए आप। सी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही इन्हें देश नायक की उपाधि दी थी। मतलब आप इसको एक उपाधि मान लीजिए, उपाधि ही थी ये। और क्वेश्चन 10 पे आते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी? इसका आंसर होगा दोस्तों बी, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861 में दोस्तों ये कहा गया था कि गवर्नर जनरल अपने लिए एक अध्यादेश जारी कर सकता है, मतलब अपने लिए एक नया कानून बनाना जब भी बनाना चाहे तो बना सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? आपको पता होगा दोस्तों, माउंट एवरेस्ट। अब बताइए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर्स, इतनी इसकी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है और ये नेपाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, 12 क्वेश्चन पे आते हैं। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? वलय मतलब दोस्तों रिंग टाइप जो कहते हैं, जिसका घेरे कहते हैं, ऐसे घेरे जो बने हुए हैं।
इसमें ये पूछा गया है कि किस ग्रह के चारों ओर घेरे हैं। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, वो शनि ग्रह है जिसके चारों ओर 7 तरीके के 7 तरीके के बल्ले रिंग पाए जाते हैं। दोस्तों ये एक्चुअली बने हुए किस तरीके के हैं, ये धूल मिट्टी कण जो छोटे मोटे पत्थर इन सबसे बने हुए ही चारों ओर धूल के एक सर्कल टाइप में फॉर्म हो गया है कि वो शनि के जो सैटर्न है उनका ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से उसके चारों ओर इकट्ठे हुए हैं, तो वो एक रिंग की तरीके से दिखते हैं। उनका एक ग्रेविटेशन फोर्स लगा हुआ है जिससे वो एक रिंग की शेप बनाए हुए हैं। एक्चुअली वो धूल मिट्टी के ही हैं। 13 पे आते हैं, तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है। अब चलते हैं दोस्तों, 13 का आंसर क्या होगा, दिए आप उत्तर पूर्वी मानसून से। उत्तर पूर्वी दोस्तों कौन सा होता है, जैसे यहाँ पे होता है दोस्तों उत्तर और पूर्व। अब यहाँ से जब सर्दियों में जो ठंडी हवाएं चलती है, मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा इसके बारे में। सर्दियों में जो ठंडी हवाएं चलती हैं साइबेरियन एरिया में, रूस वगैरह के एरिया में बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं शीतकाल में। एक सेकेंड, और इस तरीके से यहाँ पे रूस हो गया ना हमारा, यहाँ पे इंडिया हो जाता है हमारा। ये आप ऐसे समझिए, ये हमारा इंडिया हो जाता है। यहाँ पे रूस वगैरह से बहुत ठंडी हवाएं चलती है, चाइना के तिब्बत वाले प्लेटू से। और यहाँ पे जब यहाँ पे बंगाल वाला एरिया है तो यहाँ से पूरे भारत में वो फैल जाती है। आपने देखो सर्दियों में बहुत ठंडी हवाएं चलती है, पर जब वो यहाँ से बंगाल की गुजर रही होती है ना, तो बंगाल की खाड़ी से बहुत सारा पानी उठा लेती है, तो वो यहाँ का एरिया बस यहीं तक ही कवर कर पाती है। इसीलिए वो तमिलनाडु का जो कोरोमंडल वाला एरिया है, आपने सुना होगा, वहाँ पर वर्षा कर देती है। ये वजह है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 14 क्वेश्चन। नर्मदा की ओर बहने वाली नदी है। नर्मदा किस ओर बहती है नदी, आपने देखा होगा दोस्तों। नर्मदा नदी ऐसे ऐसे बहती है। ये सतपुड़ा है, सतपुड़ा रेंज में बहती है दोस्तों। सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में बहती है। ये विंध्याचल है, ये सतपुड़ा है, और इनके बीच में नर्मदा नदी बहती है। इधर इसका फ्लो है, तो आप समझने में जाइए अब किस तरफ बहती है। ये बहती है पश्चिम की तरफ। जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण, दोस्तों अब थोड़ा तेज चलते हैं क्योंकि अभी 15 क्वेश्चन हुए हैं। देश में कुल वनावरण कितना है दोस्तों, बताइए। इसका आंसर होगा 21.71%। 21.71%। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन पे, भारतीय आर्थिक समीक्षा प्रकाशित करता है। आर्थिक समीक्षा दोस्तों वो जो बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे जो दिया जाता है हमारे उसके फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, वो ही आर्थिक समीक्षा होती है। अब आप ये सोचेंगे कि आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक सर्वे और बजट में डिफरेंस क्या है दोस्तों। बजट में क्या होता है, आने वाले पूरे 1 साल का एस्टिमेट बताया जाता है कि हम ऐसे ऐसे खर्च करेंगे। और जो इकोनॉमिक सर्वे होता है दोस्तों, प्रीवियस ईयर जो हमने कितना कितना खर्च किया एक्चुअली में, कहाँ पे कितना, क्योंकि जो हम एस्टिमेट बनाते हैं और जो एक्चुअली में खर्च करते हैं दोस्तों, एक अंतर होता है। हम एक घर बनाने लगते हैं, हम सोचते हैं कि इसमें 10 लाख 15 लाख लगेंगे इस तरीके से, तो हम पता चलता है जब घर बनते बनते और एक्स्ट्रा में कुछ ना कुछ खर्च जुड़ जाते हैं तो और अधिक खर्च हो जाता है। इसीलिए तो आर्थिक समीक्षा में जितना एक्चुअली में खर्च किया गया पिछले वर्ष में वो सब बताया जाता है, और बजट में आने वाली का एक खाका तैयार किया जाता है। 17 क्वेश्चन पे आता है, वित्तीय वर्ष 20 और 21 के अनुसार चतुर्थ अनुमान आंकड़े, अग्रिम चतुर्थ अग्रिम आंकड़े, इसका 6 का मीन दोस्तों ये होगा के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों। इनको जरूर याद कर लेगा दोस्तों, किस किस कौन से स्टेट किस प्रोडक्शन में फर्स्ट है, इससे क्वेश्चन आता है। बी कर्नाटक, इसका आंसर होगा दोस्तों कर्नाटक। जीएसटी क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर है। नीति आयोग के अध्यक्ष में जी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोस्तों, प्रत्यक्ष कर वो होता है जिस पे कर पड़ता है वही देता है। जैसे मुझ पे कोई ज़मीन का, जैसे ज़मीन, मेरे पास कोई ज़मीन है तो उसका जो भी टैक्स जाएगा वो खुद मैं पे करूँगी। और जैसे अप्रत्यक्ष कर, जैसे दुकान वाले रिटेलर होते हैं, जैसे हम लोग कोई सिम खरीदने गए तो उस हम लोग जो रिटेलर होता है वो सिम का जो टैक्स लगता है उसका पैसा भी हमसे लेता है, जो वो खुद पे नहीं करता, तो वो एक तरीके का अप्रत्यक्ष कर हो गया। नीति आयोग 19 नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है, बताइए दोस्तों। कि अध्यक्ष ये तो आप पता होगा, मोदी जी, क्योंकि जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वो ही हमारे नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। 20 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, इसका आंसर होगा दोस्तों 1941 में, 1949 में। 20 क्वेश्चन बी
दोस्तों राष्ट्रीयकरण इसलिए किया गया था, इसको एक मेन बैंक बनाया गया था। इससे पहले इसी तरीके का बैंक था जैसे अदर बैंक है, इसको एक राष्ट्रीय बैंक इसलिए बनाया गया ताकि जो और दूसरे बैंक थे वो बहुत धोखाधड़ी कर रहे थे, किसी के पैसे लेके भाग जा रहे थे, किसी पर इतना सारा लोन लेके अपने पास गिरवी रख के अपने पास लोगों का, और उसको लेके विदेश में चले जाते थे। कोई बैंक दिवालिया हो गया तो उसने लोगों का पैसा देने से वापस कर दिया कि हमारे पास तो है नहीं। तो इस तरीके की लगाम कसने के लिए ही इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, ताकि जो बैंक है इसको सबसे ऊंचा बैंक बनाया जाए और जो दूसरे बैंक है ये उनको कंट्रोल कर सके, ताकि लोगों के पैसे बच सके, क्योंकि ये इस तरह की घटनाएं उन दिनों बहुत ज़्यादा हो रही थी। 21 पे आते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल 1993 से हमारा पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी भारत में, इसको लागू किया गया था। और तो तब से ही इसको पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 22 में लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के अध्यक्ष को दोस्तों मैंने आपको बहुत अच्छे से लोकसभा राज्यसभा समझाई थी, आप चाहे तो वीडियो विजिट कीजिएगा। 22 में आते हैं, बी इसका आंसर होगा। लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा ही लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा का भी सदस्य होता है। 23 पे आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो मैं आपको वही बताऊंगी जो सुमेलित नहीं है। डी 48। आर्टिकल 48 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा गया है दोस्तों। ये हमारे 48 में नहीं आता है, ये हमारे 51 में आता है। नहीं, ये दोस्तों हमारे 50 में आता है, और हमारे 48 में दोस्तों इसे कृषि और पशुपालन इस तरीके का आता है। ये दोस्तों DPSP, ये हमारे राज्य की नीति निर्देशक तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है, ये हमारी उसका सेक्शन है दोस्तों, आप याद रख लीजिएगा। और आर्टिकल 14 में हमारा ग्राम पंचायतों का गठन है। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? आप बताइए किस शेड्यूल में है ये केंद्र और राज्यों के संबंध? ए इसका आंसर होगा 7वीं अनुसूची। 25 पे लोकसभा का कोरम की कुल सदस्य संख्या कितना होता है? ये मैंने दोस्तों बहुत अच्छे से आपको लोकसभा वाले में बताया है, मैं आपको दोबारा से रिकमेंड करती हूँ आप ये वीडियो ज़रूर विजिट करिएगा, क्योंकि उसमें से 5 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे आ जाएंगे। 25वें का डी क्वेश्चन 1/10। यदि 26 में यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ़ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी का स्तर कितना रहता है? दोस्तों सेम, कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि पानी ऑलरेडी उसको इतना उसके ऊपर ही वो तैरता रहता है, इतना उसका घनत्व इतना ही होता है कि जितना पानी पर बर्फ़ को लेके इतना ही वो पहले ही हटा चुकी होती है पानी को, इतना उसका वो बढ़ा चुकी होती है स्तर जब वो बर्फ़ गिरती है, कि जितना वो पिघलने के बाद बढ़ाएगी, इसीलिए उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सोल्डर नेक्स्ट पे आते हैं। सोल्डर किन 2 धातु का मिश्र धातु है? सोल्डर धातु 27 का होगा हमारा डी, टिन और सीसा। 28 पे आते हैं। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, आपने देखा होगा कौन चालक है, तो आप जानते होंगे चांदी। ऊष्मा का सबसे बेस्ट चालक जो हमारी चांदी होती है, सेकंड पे हमारा तांबा होता है, और थर्ड पे हमारा एल्यूमिनियम होता है। इसी सबसे अच्छे चालक होते हैं, इनसे बिजली सबसे अच्छी तरीके से फ्लो हो सकती है, बट चांदी बहुत महंगी होती है, तांबा भी बहुत महंगा होता है, इसीलिए एल्यूमिनियम के ज़्यादातर वायर बनाए जाते हैं, क्योंकि वो सस्ता होता है। कोशिका का शक्ति ग्रह किसको कहा जाता है दोस्तों? नेक्स्ट पे आता है 29 क्वेश्चन। कोशिका का शक्ति ग्रह किसको कहा जाता है, बताइए आप लोग? सूत्रकणिका, इसको इंग्लिश में याद रखिएगा दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ दोस्तों जो टर्म होती है उसको इंग्लिश में याद रखा कीजिए, क्योंकि हिंदी में उनके नाम बदलते रहते हैं और वो बहुत कंफ्यूज कर देते हैं, कभी कभी इंग्लिश को ही हिंदी में कन्वर्ट करके, इसीलिए उसका माइटोकॉन्ड्रिया की जैसा ही नाम दे देते हैं, सिर्फ उसको हिंदी में प्रोनाउंस कर देते हैं, तो फिर बच्चा कर नहीं पाते। चलो नेक्स्ट पे आते हैं 30 पे। स्कर्वी एक बीमारी है जो गंभीर कमी के कारण होती है, किस वजह से होती है? सी, विटामिन सी की कमी से। इसीलिए दोस्तों खट्टी चीज़ें और खट्टे फल खाने चाहिए। ये क्वेश्चन है मैथ्स का। यदि 7x + 12 रूट प्लस 7x - 12 रूट बराबर 3 + √33, तो x का मान क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों सी, 3।
आप सोल्व कीजिएगा, इजी क्वेश्चन हो जाएगा। 32 में दो संख्याएं एक तीसरी संख्या के क्रम से 37% और 30% कम है, तो हम दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो हम इस तरीके से इसको कर लेंगे, दो संख्या है एक तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या को हम 100 मान लेंगे दोस्तों। एक सेकेंड, हाँ चलिए दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों जैसे हमने तीसरी संख्या 100 मान ली, ये हमारी तीसरी संख्या हो गई और ये हमारी पहली संख्या, इसमें 37%, 100 से 37 कम 63 मान ली और दूसरी 30% कम है 100 से, तो हम इसको दूसरी को 70 मान लेंगे। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, दूसरी संख्या जो कि हमारी 70 है पहली संख्या से जो कि 63 है, पहली संख्या से पूछा है, तो दोस्तों 63 नीचे आएगा और कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये कितना अधिक है दोस्तों, ये 7 है और 7/63 से हो जाएगा दोस्तों 1/9, 1/9 होता है हमारा ये दोस्तों 100/9, इसका आंसर ये हो जाएगा। होप सो आप समझ गए होंगे। 32 का हमारा आंसर मैंने आपको बता दिया बी। अब नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हमारा हिंदी का सेक्शन नहीं, अभी मैथ्स का है। आप इसको देखिएगा, बिल्कुल सिंपल है, रूट में लगा हुआ है 112 इस तरीके से। एक सेकेंड, इस पे इसका आंसर, इसका ऑप्शन जी इस तरीके से 112/196 लिख लेंगे। रूट में 196 है तो इसका रूट बाहर आ जाएगा 14 और इंटू में 576 जो दोस्तों रूट है वो 24 का रूट है, इसके अपॉन में 12 है तो हमारा वो कट के सीधा सीधा 2 आ जाएगा। और जो 256 है दोस्तों वो 16 का रूट होता है, तो 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ भी 2 आ जाएगा। और तो ये दोस्तों यहाँ पे ये 14 आ जाएगा, ये 196 14 का रूट है और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, इसका आंसर आ जाएगा 32। चलिए नेक्स्ट पे आता है 34। 12 संख्याओं का माध्य, माध्य मतलब एवरेज 25 है। यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो उनका माध्य 22 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। 12 संख्याओं का जो माध्य मतलब सभी 25-25 संख्याएं, हमने ये मान के चलेंगे कि जो 12 जो संख्याएं हैं वो सभी 25-25 भी हैं और अगर उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो उनका सभी का 12-12 हो जाता है। तो मतलब वो 25 तो अपने भी लेके चली गई क्योंकि सभी 25-25 हमने मानी थी, क्योंकि एवरेज सभी को बराबर में बांट देता है। एवरेज का मीन ये होता है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना सभी चीज़ों को, और 25 तो वो खुद अपने ले गया, हमने उसका वो बनाया था, और 3-3 वो सब में से ले गया। तो इसका मतलब वो ज़्यादा होगा ना, जो 3-3 उसने सबको भी दे रखा था बराबर करने के लिए। 11 संख्याओं को 3-3 दे रखा था, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जब 11 संख्याओं को उसने 3-3 दिया है तो 33 तो उसको देने में लग गया और 25 वो खुद था उसका अपने आप को बराबर करने के लिए रख रखा था। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 और 3 8 और 3 तो 58 आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए, 4 भाइयों की औसत आयु 14 है, उनके पिता को भी शामिल हो जाने पर आयु 4 वर्ष बढ़ जाती है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको सभी पता होगा। अगर उनको पिता को भी शामिल किया 4 वर्ष बढ़ जाती है, तो 14 तो उनके पिता खुद लेके आए क्योंकि यहाँ के बराबर रखना था उन्हें, सबकी औसत आयु के बराबर, और 4 उनको सबको दे दी, 4 भाइयों को, तो 16 उनको दे दी। तो उनकी उम्र क्या हो गई, 4 भाइयों की औसत आयु 14 है और 4 आयु खुद और बढ़ाई उन्होंने अपनी, क्योंकि अपनी भी तो बढ़ाएंगे ना, जब 4 वर्ष सबकी बढ़ा दी तो खुद 18 हो गई फिर तो। अब देखिए इसको 4 14 और 10 और 4 14 और 34, उनके आंसर आ जाएगा 34। 36 में आते हैं, निम्नलिखित विलोम युग्मों में एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। आयात निर्यात कौन सा है आप बताइए। 36 का डी आंसर होगा, डी नूतन और सनातन, ये हमारा विलोम शब्द नहीं है। नूतन हमारा नया होता है तो इसका पुराना आएगा। 37 का, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसको क्या कहेंगे दोस्तों, अजात शत्रु। अजात शत्रु, अजात शत्रु जिसने सभी शत्रु को जीत लिया हो, मतलब कोई भी शत्रु ना हो। 38 का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, बताइए दोस्तों। इसका आंसर, मैं तेज़ी से आगे बढ़ती हूँ अब, इसका आंसर होगा विभाकर। विभाकर होता है दोस्तों सुबह करने वाला, विभाग होती है रात, तो विभाकर होता है चांद। विभाकर मीन्स करने वाला, तो चांद हो गया, विभा मीन्स रात। 39 में निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग क्या होगा, लिखावट, कैसी लिखावट थी, मझधार में फंस गया, पखावज, पहिया था। जो आप पुल्लिंग पहिया था, पहिया थी तो नहीं आता ना, पहिया था आता है हमेशा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए।
निष्कपट का शब्द संधि विच्छेद क्या हो गया? नी। नी मतलब और कपट, ये दोस्तों विसर्ग संधि में आ जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं पैराग्राफ। दोस्तों मैं थोड़ा थोड़ा तेज़ी से लेके चलती हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग गया है। वुड वॉज द सेक्रीफाइस टू कीप द प्ले इन इंग्लिश। 41 का आंसर दोस्तों डी, अ बिट ऑफ नेटिव एक्सेंट्स। 42 में चलते हैं। वॉट वॉज यूनिक अबाउट द प्ले? द वे अक्रॉस। 42 का आंसर क्या होगा? बी, रीजनल फोकस। 43 किरण कुमार प्लेड द रोल ऑफ। आप पैराग्राफ पढ़िएगा, इजीली आपको आंसर मिल जाएगा, बहुत इजी पैराग्राफ है। 43 का डी, कस्ट ब्राह्मण बाबरी। कृष्ण ब्राह्मण बाबरी। और गिव द सिनोनिम्स आ गया। अब सेलिब्रेट का सिनोनिम्स क्या होगा? सेलिब्रेट को और क्या कहते हैं दोस्तों बताइए? 44 का हमारा डी, ऑनर। ऑनर मीन्स भी सम्मानित करना होता है, सेलिब्रेट मीन्स भी सम्मानित करना होता है, इस तरीके से। और एंटेनियम्स बताइए अब एब्सोल्यूट का। एब्सोल्यूट का एंटेनियम क्या होगा? ए, लिमिटेड। एब्सोल्यूट मतलब एकदम से ज़्यादा। और अब हिंदी पे आते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। कीट विज्ञान, ये रीजनिंग आ गई दोस्तों। कीट विज्ञान कीट से संबंधित होती है। जीवाश्म अध्ययन किससे संबंधित होगा दोस्तों? फोसिल से, नो डाउट फोसिल्स आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 47। किसी कूट भाषा में इंटेरिया को RGB के करके लिखा जाता है, तो फ्लावर को क्या करके लिखा जाएगा दोस्तों? आप बताइएगा इसको। इसका मैं आपको आंसर बताते हुए चलती हूँ। डी, इसका आंसर होगा डी। अगर मैं आपको दोस्तों अब सोल्व कराएंगी तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, फिर आप ही लोग कहेंगे इतना लेंथी वीडियो। 48 रानी पीयूष की बहन है और कमल की बेटी है। रानी जो है पीयूष की बहन है, तो इस तरीके से बना लेते हैं इसको। रानी पीयूष की बहन है, ये पीयूष ये हो गया, रानी से किसकी? कमल की बेटी है, तो कमल इन दोनों के पिता हो जाएंगे। कमल गौरव का बेटा है, कमल जो होगा गौरव का बेटा हो जाएगा। स्क्रीन छोटी हो गई है दोस्तों। कमल जो हो जाएगा गौरव का बेटा, और आर्यन का भाई है। आर्यन रजनीश का पिता है, तो आर्यन रजनीश का पिता है, तो आर्यन का पीयूष से क्या संबंध है? तो पीयूष का क्या लगता है आर्यन, आप बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बी, चाचा। मैं आपको इसी तरीके से ये डायग्राम बढ़ता चला जाएगा। थोड़ा सा और आपको बता देती हूँ। कमल जो है आप गौरव का बेटा है और आर्यन का भाई है, आर्यन का भाई है कमल का भाई। आर्यन रजनीश का पिता है, जो है आर्यन, यहाँ पर रजनीश आ जाएगा दोस्तों। ये फिर से स्क्रीन छोटी हो गई दोस्तों, ये आप इसको खुद ही कीजिएगा, ये खुद से ही हो जाएगा। 49 में 18 अक्टूबर 2011 को रविवार था, तो 19 सितंबर 2012 को कौन सा दिन होगा? 49 में डी, इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? डी, इसका आंसर हो जाएगा सोमवार। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। 4 शब्द दिए गए हैं, किसी न किसी तरीके से ओड एंड आउट में देखना है दोस्तों। आप बताइए। लैक, प्रोस्पर, पॉवर्टी और कंगाली आ गया दोस्तों प्रॉपर। इसका आंसर दोस्तों बी, आपको देखते ही लग रहा होगा, ये आपको ये सारी गरीबी को दर्शा रहे हैं, ये अमीरी को दर्शा रहा है। मार्च 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहाँ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया? ये करंट आ गई है दोस्तों, करंट के क्वेश्चंस आ गए हैं। सी, बेंगलुरु में इनोवेशन हब बनाया जो गया है, बेंगलुरु में बनाया गया है। 52 मार्च 2022 में बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में कौन सा देश विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है? देखिए दोस्तों बी, हमारा भारत बन गया है। नेक्स्ट पे आते हैं। महिलाओं के पूर्ण स्वामित्व वाले पहले औद्योगिक पार्क की स्थापना दोस्तों, मतलब इसे महिलाओं का ही इस पे स्वामित्व है, पूरी तरीके से इसको महिलाएं टैकल कर रही हैं। बताइए आप। हैदराबाद में बनाया गया है दोस्तों। FLO भी इसको दोस्तों कहा जाता है, फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन पार्क, FLO। 54 पे अप्रैल 2022 में जारी 36वीं फोर्ब्स वार्षिक फोर्ब्स अरबपतियों की सूची में 2022 में मुकेश अंबानी का स्थान कौन सा है? बताइए दोस्तों। ये है बी, 10वें स्थान पर है वो। 55 जनवरी 2022 में इसरो को के किस संचार उपग्रह को सेवा मुक्त कर दिया गया है? ए, इनसैट 4B, इनसैट 4B को सेवा मुक्त कर दिया गया है।
56 पे आते हैं, भारत की पहली स्टील स्लैड रोड कहाँ पे बनाई गई है दोस्तों, किस शहर में बनाई गई है, वो बनाई गई दोस्तों सूरत में, गुजरात में, वो स्टील से बनाई गई है दोस्तों सड़क। 57 देश के पहले सीवीड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों, इसे तमिलनाडु में। दोस्तों सीवीड क्या होता है, समुद्री चारा इस तरीके का, जो भी समुद्र से रिलेटेड मटेरियल हो गया उन सबको उसमें रखा जाता है, उसका लॉजिस्टिक, उसकी मार्केटिंग सब कुछ उसी वहीं पे किया जाएगा। 58 पे आते हैं, जून 2022 में कौन सा देश कैनबिस को, भांग की खेती को वैध करने का देने वाला पहला एशियाई जो वैध मानने वाला, क्योंकि दोस्तों ये भांग की खेती को वैध नहीं माना जाता है, इसके लिए सरकार ही टेंडर देती है कि कहाँ पे खेती होगी और एक पार्टिकुलर एरिया में इसको करवाती है, क्योंकि इसका थोड़ा दवाई में भी यूज होता है ना, तो इसलिए ज़्यादा का, इसलिए ह्यूज स्केल पे इसलिए वो नहीं करती, क्योंकि दोस्तों नशा बढ़ जाएगा इससे। 58 पे बी, थाईलैंड ने इसको नॉर्मली भी मान्यता दे दी है, उसने यही बहाना बनाया है कि हम लोग दवाओं में इसका यूज बढ़ाएंगे इसलिए करके। 59 पे भारत के पहले विश्व शांति केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है, बताइए दोस्तों, विश्व शांति केंद्र कहाँ की स्थापना की गई है, सी गुरुग्राम हरियाणा में। 60 पे मई 2022 में किस राज्य में ई अधिगम योजना, बताइए दोस्तों, ई अधिगम योजना कहाँ शुरू की गई है, 60 का बी, हरियाणा में। अधिगम मीन्स होता है लर्निंग दोस्तों, इसका मतलब ये कोई लर्निंग प्लेटफॉर्म वाली स्कीम है, इसको यूज किया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, फिनलैंड की राजधानी क्या है, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है दोस्तों। और 62 पे आते हैं, कौन सा 62 पे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है, ये दोस्तों डांस फॉर्म दी गई है, कथक, केरल, कुचिपुड़ी आपको पता है दोस्तों आंध्र प्रदेश की डांस फॉर्म है, और उड़ीसा की जो क्लासिकल डांस है वो ओडिसी ही है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, तो इसलिए 62 हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 63, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र खाद्य सहायता की शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, रोम में, इसका आंसर होगा दोस्तों रोम, इटली में है दोस्तों रोम। और गुदई महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाया, दोस्तों मैंने वादक और वाद्य यंत्र कराए हुए हैं, उसमें मैं आपको ये क्वेश्चन मैंने आपको ट्रिक से भी कराया हुआ है, गुदई महाराज को गुदगुदी हो जाती है कोई भी वाद्य यंत्र बजाने से, इसी तरीके से कोई ट्रिक से रिलेट करके बताया हुआ है, आप उसको भी विजिट कीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 64 का हमारा आंसर होगा ए, जब वो तबला बजाते हैं तो उन्हें गुदी होने लगती है। 65 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए, साहित्य में जिन्होंने जीता था, आपको पता होगा बिल्कुल, पॉपुलर क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। और 66 में आता है, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था, बांधों मतलब ये जो डैम हमारे होते हैं जो हमारी बिजली और पानी की पूर्ति करते हैं, तो इन्होंने कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको आधुनिक भारत के मंदिर कहा था, क्योंकि सबसे पहले उस टाइम दोस्तों गरीबी, जब भारत आज़ाद हुआ तो बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा हुआ था, सूखा पड़ा हुआ था, सारी खेती पानी की वजह से सूख जाती थी, कुछ भी उत्पादन नहीं होता था, तो जब ये डैम बनाए गए तो खेती का उत्पादन बढ़ा, तो इसीलिए आधुनिक भारत के मंदिर ही ने कहा। 67 में जून 2022 में आयोजित टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में फ्रेंच ओपन किसने जीता है दोस्तों, बताइए, बी, राफेल नडाल ने जीता है। पुस्तक मास्टरमाइंड विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियन लाइफ के लेखक कौन है, 68 का आंसर बताइए, डी, विश्वनाथन आनंद। 69 विश्वनाथन आनंद ये होगा हमारा। अब 69 पे अप्रैल 2022 में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर, क्योंकि आपको पता होगा लता मंगेशकर जी की अभी डेथ हो गई थी, तो उनकी एक सम्मान में एक पुरस्कार बनाया गया है, तो सबसे पहले वो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। मई, अब 70 पे आते हैं, मई 2022 में संपन्न हुई इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 15वें संस्करण का खिताब, ये तो दोस्तों बिल्कुल पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको तो आप बिल्कुल जानते होंगे, इससे तो कोई बच्चा हुआ होगा ही नहीं, आई थिंक गुजरात टाइटंस ने जीता है राजस्थान रॉयल्स को हरा के। अब दोस्तों हिंदी का पैराग्राफ आ गया है, पैराग्राफ खुद पढ़िएगा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताते हुए चलूँगी, आप खुद से पैराग्राफ पढ़ के क्वेश्चन लगाइएगा। 71 में ऋतु को कैसी आवाज़ें सुनाई दी, ए, लड़ने झगड़ने की,
दर्द झगड़ने की। 72 का मेहरी किसे कहा जाता है दोस्तों, बताइए। सी, काम वाली को। इसी में से आंसर मिलेगा आपको, पैराग्राफ में से ही आप लगाइएगा। 73, रीतू का मन घृणा से भर गया क्योंकि ए, सीढ़ियों पर कचरा फैला हुआ था, कचरा फैला हुआ था। और अनुच्छेद में घृणा का पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची मतलब उसके जैसा, घृणा के जैसा। आप सब बताइए। डी, वितृष्णा, वितृष्णा। अनुच्छेद का संदेश क्या है, ये जो पैराग्राफ बता रहा है क्या बता रहा है, क्या संदेश दे रहा है, आप पढ़ेंगे तो आपको खुद पता पड़ जाएगा। बी, स्वच्छता सबका कर्तव्य है। स्वच्छता को, सैनिटेशन को रिलेटेड है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं दोस्तों, 76 को। स्वार्थ को ताक पर रखकर जीते हैं, कौन जीते हैं दोस्तों? सी, किसान। 77, किसान अपने सुख दुख को कब भूल जाता है, आप बताइए। सी, फसल काट लेने पर। जब उसकी फसल आती है तो किसान पूरा जम के खुश रहता है और सब कुछ भूल जाता है। किसान से बना किसानी शब्द है, किसान से किसानी। आप बताइए दोस्तों, ये क्रिया विशेषण हो जाता है क्योंकि किसान की विशेषता बताने लगता है ना, किसानी, खेती, एक व्यवसाय को बताने लगता है। 79, लेखक खेती के साथ साथ लिखने का काम भी क्यों कर रहा है, तो इसमें बताइए क्यों भी क्यों कर रहा है 79 में। डी, किसानों को कोई हीन न समझे, इसीलिए लेखक किसान लेखक का भी कार्य कर रहा है, किसानों को कोई हीन ना समझे। 80 में चलिए, लेखक को को दिसंबर से एक विशेष लगाव है क्योंकि दिसंबर में क्या होता है दोस्तों? बी, दिसंबर में कोमल धूप अच्छी लगती है। अब ये दोस्तों हमारे नेक्स्ट, हमारे डीआई के क्वेश्चन आ जाएंगे। इसको मैं आपको भी एक और पीडीएफ, एक और प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद आपको सारी की सारी 5 सेट की पीडीएफ दे दूँगी। आप उससे इसको क्वेश्चन को लगाइएगा, क्योंकि अगर हम इस तरीके से लगाएंगे तो वीडियो 2 घंटे का बन जाएगा दोस्तों। अभी ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।